स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो उस समय कलकत्ता में थी, तुरंत राजधानी पहुंच गई। 4 दिसंबर 1971 को एक महत्वपूर्ण प्रसारण में उन्होंने राष्ट्र को सूचना दी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ पूरे जोर शोर से युद्ध की घोषणा कर दी है तथा बंगाल देश पर उसके आक्रमण ने भारत पर आक्रमण का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश और लोगों पर आई घोर संकट की घड़ी में आपको संबोधित कर रही हूँ। 3 दिसंबर शाम के 5:30 बजे के तुरंत बाद अर्थात अब से कुछ घंटे पूर्व पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध जोर शोर से लड़ाई शुरू कर दी है। उनकी थल सेनाएं सुलेमान की खेमकरण, पुंछ तथा अन्य सेक्टरों में हमारे सुरक्षा स्थानों पर गोले बरसा रही हैं। गत मार्च से हम बहुत अधिक बोझ सहते आ रहे हैं तथा हमने बहुत बड़े दबाव को सहन किया है। हमने इस बात का भरसक प्रयास किया है कि विश्व इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान खोजे ताकि एक समस्त राष्ट्र के उन नागरिकों को तबाही से बचाया जा सके जिनका दोष केवल इतना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी राय को प्रकट किया है, किंतु संसार ने मूल कारणों की अनदेखी की और केवल कुछ प्रतिक्रियाओं के आधार पर परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहा। स्थिति का बिगाड़ तो होना ही था। स्वतंत्रता सेनानियों के बड़े समूह ने अपना सब कुछ उन मूल्यों की सुरक्षा के लिए दांव पर लगा दिया था जो हमारी जीवन पद्धति के अनुरूप है। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। इंदिरा गांधी ने कहा, आज बांग्लादेश में लड़ाई ने हमारे विरुद्ध युद्ध का रूप ले लिया है। इससे मेरी सरकार तथा भारत के लोगों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। हमारे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि देश ईंट का जवाब पत्थर से दे। हमने अपने सैनिकों तथा सेनाओं का देश की रक्षा के लिए आह्वान किया है। सारे भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई है। प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हम किसी भी संभावना के लिए तैयार हैं। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि लोगों के पक्के इरादे पाकिस्तान के इस मनमाने तथा अकारण आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों तथा प्रत्येक भारतीय नागरिक ने सरकार को पूरी सहायता देने का विश्वास दिलाया। हमें एक लंबे समय के लिए कठिनाइयों तथा बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, किंतु हम जानते हैं कि यदि हमने अपनी स्वाधीनता, लोकतंत्र तथा जीवन पद्धति की रक्षा न की तो हम शांति को टिका नहीं पाएंगे। अतः आज हम केवल अपनी प्रादेशिक अखंडता के लिए ही नहीं अपितु उन मूल आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को शक्ति प्रदान की है तथा जिनके बल पर हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आक्रमण का मुकाबला तो करना ही होगा तथा भारत के लोग धैर्य, पक्के इरादे, अनुशासन तथा संपूर्ण एकता से इसका मुकाबला करेंगे। एक माह बाद विंग कमांडर SS साने को बांग्लादेश में फॉक्स बाजार में तैनात कृतिक बल की कमान टास्क फोर्स कमांड में वायुसेना के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, राजेश पायलट को भी फॉक्स बाजार में ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के पद पर उनके अधीन फिर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में युद्ध में योगदान के लिए राजेश पायलट के नाम की वायुसेना के मेडल के लिए सिफारिश की गई। राजेश पायलट की हेलीकॉप्टर की टुकड़ियों ने बांग्लादेश में स्थिति को सुधारने के लिए अविराम गति से कार्य किया तथा वायुसेना अध्यक्ष ने भी उनके काम की सराहना की। दोस्तों, 1971 के आरंभ में वे पूर्वी सेक्टर के एक अग्रिम हवाई अड्डे पर तैनात थे, चूंकि उनकी मां भी उनके साथ थी। उन्होंने एक छोटा सा
कमरा किराए पर ले लिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे हवाई अड्डों पर आक्रमण कर दिया था। जंग का पूरा जोर था। विंग कमांडर SS साने ने, जो सामान्यतः गुरुजी के नाम से विख्यात थे, वे सभी संग्रामिक पायलटों को निर्देश के लिए बुला भेजा। उनका चेहरा गंभीर था। उनकी सेवाओं का अवसर आ गया था। नक्शे के पास जाकर उन्होंने कहा, युवक मित्रों, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है। हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा खतरे में है। हमारे सम्मान को ललकारा गया है। हमें पाकिस्तान को दिखा देना है कि यद्यपि हम शांति प्रिय हैं, हम अपने देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। तब उन्होंने राजेश पायलट से किसी भी संभावना के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के चालकों ने संसार में सदा ये सिद्ध किया है कि वे क्षमता में किसी तरह भी किसी अन्य से कम नहीं हैं। उन्होंने अगले निर्देशनों के लिए 4 बजे शाम का समय निश्चित किया। वातावरण बहुत तनावपूर्ण था। वे चले गए और समय से पहले ही पुनः ऑपरेशन कक्ष में इकट्ठा हो गए। ठीक 4 बजे विंग कमांडर साने उड़ान की वर्दी पहने प्रविष्ट हुए और बोले, युवकों, हमारे स्क्वाड्रन को इस युद्ध में बमबारी का काम सौंपा गया है। हमें आज 8 बजे शाम तक रेखा चित्रों तथा नक्शों को अपने पास तैयार रखना चाहिए। मिशन का अगला ब्यौरा उसी समय दिया जाएगा। हमें तैयार रहने के लिए कहा गया था। हम पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस समय इसी नाम से पुकारा जाता था, उसके हवाई अड्डों की स्थिति के अध्ययन में जुट गए, जिन्हें संभवतः हमने निशाना बनाया था। दोस्तों, राजेश पायलट और उनके साथी के कान समाचारों के लिए रेडियो के साथ लगे थे। उन्होंने मां को कहलवा भेजा कि वे एक पखवाड़े के लिए ड्यूटी पर जा रहे हैं। उन्होंने अपने एक साथी से, जो संग्रामिक पायलट नहीं था, उनसे अनुरोध किया कि वो उनके राशन तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कर दे। वे सभी नियत समय की प्रतीक्षा में अपनी घड़ी को बड़े चाव से देख रहे थे। नियत समय पर स्टेशन कमांडर आगे के लिए निर्देश देने के लिए ऑपरेशन कक्ष में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक काला बैग था। ऊंचे, सुंदर तथा सदा से हंसमुख विंग कमांडर साने उस दिन गंभीर थे। उनका मुंह लाल हो रहा था। वो मंच पर आए और बोले, युवक साथियों, हम आज रात 8 विमानों की सामूहिक उड़ान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर बमबारी करने के मिशन पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उड़ान का नेतृत्व करेंगे और हमें उड़ान की योजना के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ना होगा, कितनी ऊंचाई पर रुकना होगा तथा कितनी ऊंचाई से बम गिराने होंगे। उन्होंने अपनी आत्मरक्षा तथा मिशन के संबंध में अन्य संग्रामिक ब्यौरा भी दिया। उड़ान के लिए प्रातः 3 बजे का समय निश्चित किया गया था, जो इस दिन चंद्रोदय का समय था। उनका लक्ष्य तेजगांव का हवाई अड्डा था। उन्हें नक्शे का अध्ययन कराने तथा अंतिम निर्देशों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। दोस्तों, वे सभी ऑपरेशन कक्ष में थे और किसी को बाहर जाने अथवा आने की इजाज़त नहीं थी। जाते समय कमांडिंग ऑफिसर ने मिशन के शुरू होने से पहले लक्ष्य के बदले जाने की संभावना का संकेत भी किया। वे नक्शे के अध्ययन में व्यस्त थे और देख रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी तेजगांव के पास से कहां पर गुजरती है, संभावित लक्ष्य कौन से होंगे, सुरक्षित ऊंचाई कितनी होगी तथा हवाई अड्डों के निर्देशांक क्या होंगे। उन्हें सूप, ब्रेड तथा मक्खन का हल्का भोजन लेने के लिए कहा गया। रात के 10:30 बजे जब वे कॉफ़ी पी रहे थे तो उन्होंने रेडियो पर सुना कि पाकिस्तान ने उस दिन सायंकाल उनके हवाई अड्डे पर भारी आक्रमण किए हैं। वे उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने एक आवाज़ से अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, सर, हमें उन पर हमला करना चाहिए। यद्यपि हमारे विमान
उतने बढ़िया नहीं हैं, किंतु हम उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए समय काटना कठिन हो गया था। हमारी भावनाओं का आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सदस्य को आशा थी कि उसे मिशन पर भेजा जाएगा, क्योंकि राजेश पायलट वायुसेना में भर्ती होने के बाद ये उनका पहला युद्ध था। जब घड़ी ने रात 12 बजे का घंटा बजाया तो वे सभी कुछ नक्शे के बक्से तथा अन्य आवश्यक सामान दिया गया। स्टेशन कमांडर के अंतिम शब्द थे, युवक साथियों, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। भारत के सम्मान पर आंच न आने देना, निर्देश का उल्लंघन न करना, भाग्य तुम्हारा साथ दे और तुम सुरक्षित लौट कर आओ। दोस्तों, वे उस स्थान की ओर बढ़े जहां 10 विमान तैयार खड़े थे। उनमें से 8 को मिशन पर जाना था तथा शेष 2 की प्रतीक्षा में खड़े रहना था। हवाई कर्मचारी विमान की ओर बढ़े और ग्राउंड कर्मचारी बम लादने लगे। लाल रंग से पेंट किए गए बम एक दूसरे के ऊपर जोड़कर रख दिए गए। सभी बम्बों की जांच की गई और पाया गया कि सभी के ढक्कन और मुहरें ठीक स्थान पर थी। विमान के इंजन चालू कर दिए गए और वे सभी चालू हो गए। ये अच्छा शगुन था कि सभी विमान ठीक थे। चंद्रमा की पहली किरणें हैंगरों के पास दिखने लगी थी। विमान मार्शलों ने हाथों में टॉर्च पकड़ी हुई थी और वे उन्हें ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं हिलाकर विमानों को आगे बढ़ाने के संकेत दे रहे थे। विंग कमांडर साने ने, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनके नाम संकेत को जोर से पुकारा, टाइगर फॉर्मेशन। वे क्रम अनुसार हवाई पट्टी की ओर बढ़े और फॉर्मेशन रचना में अपना अपना स्थान ग्रहण किया। मार्ग निर्देशक बत्तियां बुझा दी गई। अब केवल विमानों की पिछली बत्तियां दिख पड़ती थीं, जो उन्हें अपने से अगले विमान का संकेत देती थी। जब टाइगर फॉर्मेशन उड़ान भरों की पुकार हुई तो 8 विमान आकाश में गरजते हुए पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़े। उन विमानों में से एक का चालक राजेश पायलट भी थे। ब्रह्मपुत्र नदी इस मिशन की मानो जीवन डोर थी। वो उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका थी, जिसकी सहायता से वे घर की ओर सुरक्षित लौट सकते थे। नदी मार्ग के अनुसरण करने का एक और लाभ भी था। उसमें बिजली के तारों तथा वृक्षों जैसी बाधाओं की आशंका न थी। शायद ये पहली बार था कि वे ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसके लक्षणों का इतनी बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। रडार स्टेशन अपने गुड वाइफ के परिचय संकेत के साथ पूरी तरह सचेत था। मिशन में उनका नाम संकेत नंबर 40 था। उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीबी भावे, उनके सहचालक तथा विंग कमांडर बीजी नारायण, दिक्चालन निर्देशक थे वारंट ऑफिसर कलसी, जिनकी बाद में AN-12 के विस्फोट से मृत्यु हो गई थी, उनके उड़ान इंजीनियर थे। विमानों ने बारी बारी अपने कार्य को संपन्न किया। उनका मन उस काम को पूरे होने पर पूर्णतः संतुष्ट था, जिसकी उन्हें इतने समय से प्रतीक्षा थी। थ्रॉटल बंद करो, सीधा उतरो, फिर आओ, थ्रॉटल को खोलो, बम्बों को गिराओ, बाएं मुड़ो तथा अपने अड्डों को लौटो। जब उन्होंने बम्बों के विस्फोट से लक्ष्यों को नष्ट होते देखा तो उन्होंने चैन की सांस ली और उनका मन गर्व से भर उठा। जैसे ही शत्रु की विमान मार तोपों ने अपना काम शुरू किया, रात आग के गोलों से दीप्तिमान हो उठी, मानो आकाश में दीपावली मनाई जा रही हो। दोस्तों, उनकी टुकड़ी महान उपलब्धि को प्राप्त कर सुरक्षित लौट आई। अड्डे पर उतरने के बाद उन्होंने अपने विमानों के बाहरी ढांचे पर बहुत से सुराग देखे, किंतु सौभाग्य से वे इंजनों और पेट्रोलों की टंकी में नहीं थे। प्रातः वे अपने मिशन के पुनः निरीक्षण के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने कमान के अफसर को ऑपरेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की और विश्राम के लिए अफसरों के मैस में चले गए। प्रातः 5:15 बजे उन्हें सेना की अग्रवर्ती टुकड़ियों को गोला बारूद पहुंचाने का काम सौंपा गया। ये
बहुत बड़ा वायु ऑपरेशन था जिसमें लगभग 30 विमानों ने जीपों, राशन, गोला बारूद के हवाई अवतरण में भाग लिया। आने वाले दिनों में भी उन्होंने अपनी अग्रवर्ती सेनाओं की सहायता के लिए कितने ही ऐसे कार्यों को संपन्न किया। दिन भर इस मिशन को पूरा करने के बाद वे सभी क्रू रूम में इकट्ठा हुए और अधीरता से स्क्वाड्रन कमांडर की प्रतीक्षा करने लगे ताकि वो रात को बमबारी करने के संबंध में उन्हें निर्देश दें। वे इसी सोच में थे कि कहीं उनका कोई विमान खराब न हो गया हो। सुंदर श्याम वर्ण स्क्वाड्रन लीडर वी.के. जैन के निर्देश में रोज की तरह पूरी जांच पड़ताल की गई। तत्पश्चात उन्होंने मुस्कुराते हुए घोषित किया कि सभी विमान उड़ान के योग्य हैं। विंग कमांडर साने ठीक समय पर आ गए और सूचना दी कि द्वितीय मिशन का आदेश दिया गया है। यद्यपि हम पिछली रात सो नहीं पाए थे, फिर भी सभी ने अगले मिशन पर जाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वे सब में पाक आक्रमण का मुकाबला करने की क्षमता थी। परिवहन के लिए डिजाइन किए गए वायुयान जेट विमानों से गति में धीमे होते हैं, अतः उनके जमीनी तोप के गोलों का निशाना बनने की संभावना अधिक रहती है। कमान के अफसर ने चेतावनी दी कि इस बार शत्रु को उनके आक्रमण की प्रत्याशा होगी, अतः उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ तथा अधिक सतर्क रहना होगा। दोनों लक्ष्यों में से प्रत्येक के लिए 4-4 विमानों की रचना की गई। स्क्वाड्रन लीडर A.S. बंसी के नेतृत्व में एक रचना कुर्की टोला की ओर बढ़ी। तेज गांव की ओर जाने वाली रचना का नेतृत्व विंग कमांडर साने कर रहे थे। राजेश पायलट ने पहले वाले मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कम ऊंचाई पर गुप्त सेवाओं की रिपोर्टों से संकेत मिला था कि जहां पर अंधेरा हो उसे पाकिस्तान समझा जाए और जहां प्रकाश दिख पड़े वो विमुक्त क्षेत्र होगा। प्रतीकात्मक रूप में ये ठीक भी था कि पूर्व पाकिस्तानी के विमोचित प्रदेश प्रकाश में हो और पाकिस्तानी भाग अंधकार में। जब वे लक्ष्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, प्रत्येक विमान के बीच 100 मीटर का अंतर था। रचना में उनका नंबर 4था था। सुरक्षा की दृष्टि से रेडियो टेलीफोनों के चैनलों पर पूरी खामोशी छाई थी। अचानक उनके रिसीवर पर आवाज आई, गुड वाइफ से नंबर 40 को। उन्हें आश्चर्य हुआ। साधारणतः रडार स्टेशन से संरचना किसी विशेष विमान के लिए संदेश नहीं दिया जाता। फिर आवाज आई, नंबर 40, मैं गुड वाइफ से बोल रहा हूँ, लक्ष्य की ओर बढ़ो, 2000 फुट की ऊंचाई तक नीचे उतरो, 1500 फुट की ऊंचाई से निशाने पर बम गिराओ तो तुम्हारे बाईं ओर और हैं। निर्देश समाप्त हुआ। स्पष्ट संदेश की सहज प्रतिक्रिया के रूप में राजेश पायलट ने विमान के थ्रॉटल को बंद कर दिया। उसी क्षण उनके अवचेतन मन ने उन्हें बताया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी.बी. भावे को और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जब उन्हें पहले 4500 फुट की ऊंचाई से बम गिराने के निर्देश दिए गए थे, अब उन्हें 1500 फुट की ऊंचाई से बम गिराने के लिए क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने महसूस किया कि जो आवाज़ उनके कानों में पहुंची थी वो उस आवाज़ से भिन्न थी जो उन्हें कल सुनी थी। उन्होंने बाईं ओर देखा, वहाँ एक हवाई अड्डा था। उस संचारित आदेश को सुनने के तुरंत पश्चात उन्होंने देखा कि नीचे हवाई पट्टी प्रकाशित हो उठी। उनके नेता ने जोर से पुकारा कि शत्रु के विमान उड़ान भरने जा रहे हैं। उन्हें शीघ्र ही बम गिराने और अपने अड्डों को लौटने के आदेश दिए। उन्हें अपना सब्र का फल मीठा मिला। बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि यह शत्रु की कुर्मी टोला का हवाई अड्डा था। अड्डे पर कम ऊंचाई से बम वर्षा की और कपटी स्टेशन के संचारण का उत्तर नहीं दिया। जब वे बमबारी कर रहे थे तो एक और संदेश मिला, नंबर 40 बाई ओर मुड़ो, नीचे उतरो। किंतु इस बार उनके वास्तविक रडार स्टेशन ने इस संचारण को नीचे ही रोक दिया। उनका रडार नियामक चिल्लाकर कह रहा था, नंबर 40, मैं वास्तविक गुड वाइफ से बोल रहा हूँ, कपटी रेडियो के निर्देश का अनुसरण मत करो। बम गिराने के बाद उन्होंने कपटी रडार का स्टेशन के निर्देश का पालन नहीं किया।
बल्कि अपने हवाई अड्डे की ओर जाने के लिए थ्रॉटल को पूरा खोल दिया। इस पर कपटी रेडियो ने हिंदी में दर्दनाक आवाज में कहा, नंबर 40 जाते जाते जवाब तो दे जाओ। उनके सहचालक ने उत्तर दिया, शुक्रिया आदाब, फिर मिलेंगे। क्योंकि रचना में वे सबसे जूनियर तथा कपटी रेडियो ने उन्हें ही कम ऊंचाई पर फांसने और नीचे मार गिराने की बात सोची थी। दोस्तों, अगले दिन ये घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। जब राजेश पायलट हवाई अड्डे पर उतरे तो उनसे जिरह की गई। उनके लड़ाकू विमानों के चालक कपटी रेडियो के स्टेशन की स्थिति की पहचान करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे। अतः इस हवाई अड्डे के निर्देशांक लेने के बाद लड़ाकू हवाई जहाज विंग कमांडर BK बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ गए। श्री बिश्नोई को बाद में वीर चक्र प्रदान किया गया था और अब वे एयर कमांडर हैं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया और सूर्योदय से पहले ही सिलहट सेक्टर में गोला बारूद तथा आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए फिर तैयार हो गए। वे दिन भर उड़ान भरते रहे। पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए भारतीय सैनिक कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों का जब राइफलें और हाथ हिलाकर स्वागत करते थे तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। जब युद्ध के बाद वे इनमें से कुछ सैनिकों को मिले तो उन्होंने बताया कि उनके सिर के ऊपर उड़ते हुए विमानों के इंजनों पर लहराते तिरंगों से उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। उन्हें महसूस होता था कि शत्रु की अपेक्षा उनका पासा भारी है। 10 दिसंबर रात 9 बजे वे अपने एक सहकर्मी फ्लाइट लेफ्टिनेंट S गोयल के साथ मिशन से लौटे और स्क्वाड्रन के क्रू रूम में गए। वे वहां इस आशा से गए थे कि उन्हें उस रात के बमबारी मिशनों के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया होगा। जैसे ही वे क्रू रूम में पहुंचे उन्होंने देखा वे संरचना में नंबर 4 के विमान के कप्तान के आगे अपना नाम देखकर पुलकित हो उठे। अफसरों के मेस की ओर बढ़ते बढ़ते राजेश पायलट की थकान छूमंतर हो गई थी। वाहन उनकी प्रतीक्षा में था। जब ड्राइवर उनके लिए नींबू पानी लाया, उन्होंने जल्दी से स्नान किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। वे वाहन में कूदकर चढ़े और मिशन के लिए समय पर ऑपरेशन कक्ष में पहुंच गए। संरचना का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर AS बंसी कर रहे थे, जो उनके स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर थे। अब ये रोजमर्रा का काम हो गया था और इसमें पहले दिन जैसी उत्तेजना नहीं रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में वही अड्डा फिर उनका लक्ष्य था। 4 विमानों की संरचना ने प्रातः 1:05 पर उड़ान भरी। 1:20 पर वो आकाश में उड़ रही थी। लक्ष्य के ऊपर पहुंचने का समय 2:20 था। विमानों ने बारी बारी उड़ान भरी तथा ब्रह्मपुत्र की रेत तथा चमकते पानी का अनुसरण करते हुए पूर्व निर्धारित मार्गों पर उड़ते चले जा रहे थे। संरचना का नाम संकेत, लाइटनिंग, बिजली तथा उन्होंने लक्ष्य के ऊपर धीमी गति से चक्कर काटते हुए शत्रु के बिना किसी विरोध के ठीक निशाने पर बम गिराए। भारत के युद्ध बंदियों को हमारी बमबारी का शिकार बनने के लिए आरक्षित रूप से छोड़ा गया था। हमारे युद्ध बंदियों ने बाद में देश वापस लौटने पर हमें ये बताया था। उन्होंने कहा कि उन्हें उड़ान पट्टी के डंबलों के पास रखा था, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य था। अतः जब उन्होंने धीमी गति से उड़ते हुए हमारे परिवहन विमानों के शोर को सुना तो वे अत्यधिक चिंतित हो उठे थे। डंबेल उड़ान पट्टी का प्रारंभ स्थल होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार करने के बावजूद पाकिस्तान का ये हाल था। ऐसी बात सुनकर भी बुरा लगता है। डीब्रीफिंग निर्देशोत्तर के बाद लौटने पर उन्हें सूचना मिली कि पाकिस्तान के भूमिगत बंकरों के सक्रिय रहने के फलस्वरूप सिलहट में भारत की एक रेजिमेंट के बहुत से सैनिक मारे गए। भारत की अधिसूचना ने रिपोर्ट दी कि पाक सेनाओं ने उस इलाके में भूमिगत बंकरों का जाल बिछा रखा था, जिससे भारत की सेनाओं का सिलहट की ओर बढ़ना बहुत ही कठिन हो गया था। अतः थंडर
मेघ गर्जन नाम से बमबारी के एक मिशन की योजना बनाई गई, जिससे प्रातः 8 बजे सिलहट के लिए उड़ान भरनी थी। प्रत्येक विमान में बमों का पूरा बोझ लाद दिया गया और वे स्क्वाड्रन लीडर VPS गिल के नेतृत्व में 2 की संरचना में सिलहट की ओर बढ़े। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह ने, जो कोर कमांडर थे, इस मिशन के लिए विशिष्ट निर्देश दिए थे। संग्रामिक ब्यौरे संबंधी निर्देशों के बाद वे जोश में आ गए। उनकी आंखें लाल थी तथा चेहरा क्रोध से उग्र हो उठा था। उन्होंने सिलहट के आसपास बारूदी सुरंगों में मारे गए सैनिकों के लिए प्रतिशोध की मांग की। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाक सैनिकों ने सिलहट नगर में मोर्चाबंदी कर रखी है तथा गलियों और छतों से भारतीय सेना पर गोलियां बरसा रहे हैं। जनरल इस यंत्रणा को सह नहीं पा रहे थे। उनके शब्द उनके मन में प्रतिध्वनित युद्ध में होने लगे और उन्होंने सिलहट में प्रत्येक बंकर को तहस नहस करने की कसम खाई। राजेश पायलट व उनके साथियों के विमानों ने इन बंकरों को मटियामेट कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को उनमें से निकलकर भागते हुए देखा जा सकता था। 22 मिनट की निरंतर बमबारी के बाद छत्रावण पहने सैनिक सिलहट की ओर बढ़ने लगे और ये हमारे जवान थे। ऑपरेशन के पश्चात जैसे ही राजेश पायलट और उनके साथी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए वापस मुड़े, सैनिकों ने हर्ष ध्वनि द्वारा तथा हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उनके स्नेह तथा उत्साह को देखकर उन्होंने अपनी ऊंचाई और भी कम कर दी, मानो उन्हें पूर्ण सुरक्षा का विश्वास दिला रहे हों। इस प्रकार वे भारतीय सेना के एक कठिन क्षेत्र में आगे बढ़ने के कार्य को सरल बनाकर सिलहट के ऊपर उड़ते हुए वापस लौट आए। वे अड्डों पर उतरने ही वाले थे कि उन्हें अपने वायरलेस सेटों पर आकाशवाणी को समाचार देते हुए सुना कि सिलहट भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया है। संतोष एवं गर्व की भावनाओं से वे सभी पुलकित हो उठे और उनका हवाई पट्टी पर यह अवतरण सदा के लिए अविस्मरणीय बन गया। क्रू रूम में पहुंचने पर सैनिकों को एक अड्डे से दूसरे अड्डे पर पहुंचने का एक अन्य मिशन उनकी प्रतीक्षा में था। सारा स्क्वाड्रन ऑपरेशन में जुट गया तथा कार्य संपन्न हो गया। तत्पश्चात उन्हें तुरंत अपने अड्डे पर लौटना था, क्योंकि विमानों की नियमित जांच पड़ताल का समय आ गया था। इस जांच पड़ताल में सामान्यतः 3-4 घंटे लगते थे तथा इसमें विभिन्न उपकरणों के परीक्षण के अतिरिक्त विमान की सर्विसिंग भी की जाती थी। उन्होंने अड्डे के लिए टॉप स्पीड पर उड़ान भरी। कंट्रोल टावर से संपर्क स्थापित करके उन्होंने उन्हें पहुंचने के लिए अनुमानित समय की सूचना दे दी, ताकि तकनीकी टीम जांच पड़ताल के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही वे विमान से बाहर निकले, बहुत से लोगों ने गर्म गर्म चाय से उनका स्वागत किया और प्रश्नों की बौछार लगा दी। स्टेशन की कमान अब विंग कमांडर मनकोटिया के हाथों में थी। कठोर रवैये के बावजूद वो दूसरों से काम लेना अच्छी तरह जानते थे तथा विमानों की उड़ान क्षमता बनाए रखने के लिए स्क्वाड्रन के प्रत्येक प्रयास में अपना योगदान देते थे। दूसरी ओर गुरुजी विंग कमांडर साने अलग ही किस्म के आदमी थे। स्क्वाड्रन के अफसर उनसे इतना ही स्नेह करते थे कि जब उन्होंने स्क्वाड्रन से विदा ली तो सभी की आंखें भर आई थी। उनका आकार प्रभावी था और मैस में वो अक्सर गाते थे, अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है, और इस प्रकार सबका मनोरंजन करते थे। किंतु काम करते समय उनकी लगन, सरलता तथा प्रोत्साहन देखते बनता, जो दूसरों के लिए एक मिसाल थी। राजेश पायलट और उनके साथियों के आशाओं के विपरीत ऑपरेशनों के नियामक अधिकारियों ने बमबारी के मिशनों को समाप्त कर दिया। सेना के सर्वोच्च अधिकारी जनरल सैम मानेकशॉ, अब फील्ड मार्शल, ने पूर्वी पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी कि या तो वह हथियार डाल दें या फिर तबाही का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला के नियाजी की कमान में पूर्वी पाकिस्तान की सेना ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। अपने बम्बों को बम भंडारों में वापस ले जाने के आदेश दिए गए। युद्ध विराम की घोषणा के बाद राजेश पायलट को
ढाका में सेना की टुकड़ियों को सामग्री पहुंचाने का काम सौंपा गया। वे नवजात बांग्लादेश तक हर रोज 15 से अधिक युद्ध में 37 उड़ानें भरते रहे। हवाई अड्डों पर उतरना खतरनाक था क्योंकि कुछ दिन पहले भारत के ही बम्बों ने इन्हें क्षति पहुंचाई थी। अतः आपाती मरम्मत करके सेना के लिए आपाती अवतरण की व्यवस्था की गई। इसमें संदेह नहीं कि वो तोड़ फोड़ हमारी बमबारी की कुशलता का प्रमाण था, किंतु भारतीय सेना के इंजीनियरों को हवाई पट्टियों तथा अधिष्ठानों की मरम्मत के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। भारत की बमबारी के संदर्भ में पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को उद्धत करना रोचक होगा। इस वायुसेना ने हवाई अड्डे को नष्ट करने का काम इतनी दक्षता से किया कि जब मैं 16 दिसंबर 1971 को विमान द्वारा ढाका जाना चाहता था तो मुझे महसूस हुआ कि हम तो वहां उतर ही नहीं सकते थे। अतः जनरल अरोड़ा को अगरतला में हमारे हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा और आत्मसमर्पण की रस्म के लिए हेलीकॉप्टर से ढाका जाना पड़ा। यदि भारतीय सेना ढाका तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते को अपनाती तो उसे मार्ग में पाकिस्तानी सेना के कई गड्ढों को पार करना पड़ता। अतः सेना ने इन गड्ढों का अतिक्रमण कर उपमार्ग को अपनाने की जो चाल चली वो युद्ध नीति की दृष्टि से सराहनीय थी तथा उससे वांछित फल मिला। वास्तव में पाकिस्तानी कोमिला, खुलना, दिनाजपुर, सैदपुर तथा सिलहट के कुछ क्षेत्रों में तब भी सत्तारूढ़ थे जब उनके थिएटर कमांडर ने उनकी ओर से पराजय स्वीकार कर ली थी तथा हमने ढाका पर कब्जा कर लिया था, किंतु शांति काल में जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकताओं की समस्याओं से बचने के लिए उपमार्गों का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये बात दूसरी है कि उन्हें कुछ समय के लिए बहकावे अथवा कुंठा का शिकार बनाया जा सकता है। शांति बनाए रखने के लिए अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है और इससे भी कहीं अधिक जरूरत होती है ऐसे प्रयासों की जिसमें लोगों को उनमें फूट डालने वाली शक्तियों से बचाया जाए जो स्थिति को सदा डामाडोल बनाए रखना चाहते हैं। भारत के 90% लोग गांव में बसते हैं, ईमानदार किंतु अशिक्षित लोग जिनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। इस बात ने राजेश पायलट जैसे सैनिक को यह सोचने पर विवश किया कि शांति काल में उसे कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। उनका मन इस विचार में उलझने लगा, क्या वे पिता की तरह खेती बाड़ी को अपना लें। उत्तर पाने के लिए ये प्रश्न बार बार उनके मन में उठता रहा। भारतीय विजय पर टिप्पणी करते हुए लंदन के संडे टाइम्स ने 12 दिसंबर 1971 में लिखा, भारतीय सेना को शक्ति के बल पर ढाका पहुंचने के लिए केवल 12 दिन लगे। ये उपलब्धि जर्मनी के उस तंडित गति युद्ध की याद दिलाती है जो उसने 1940 में फ्रांस पर विजय होने के लिए लड़ा था। दोनों हालातों में युद्ध नीति एक ही थी, द्रुत गति, कठोरता, लचीलापन। किंतु प्रश्न ये था कि युद्ध लड़े क्यों जाते हैं, मनुष्य मनुष्य से लड़ता क्यों है, जबकि उसी शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। सामान्य काल में हत्या के दोषी को दंड मिलता है, किंतु युद्ध के नाम पर किए गए अपराधों के लिए दंड नहीं मिलता। बिखरी हुई नाड़ियां, खून से लथपथ अंतड़ियां, मृत मां की छाती को चूसता हुआ शिशु का निराश्रित परिवार, ये सब ऐसे भयंकर दृश्य हैं जिन्हें कोई भी देखना पसंद नहीं करता। किंतु युद्ध में ऐसे दृश्यों से बचा नहीं जा सकता। बम्बों के टुकड़े समाज को कई तरह से अपंग बना देते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है और शांति काल में स्थिति को पुनः सामान्य बनाने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। युद्ध की समस्या कई युगों से मानव मन की उलझन बनी हुई है। मनुष्य को शस्त्र एक तरह से सदा ही एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार राजनीति जब असफल हो जाती है तो व्यवस्थाओं का बोझ सैनिक के कंधे पर आ पड़ता है। एक अन्य लेख वॉल्टर लिपमैन का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सैनिक तैयारी पर निर्भर करती है। राष्ट्र तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक उसे लड़ाई से बचने के लिए अपने समुचित हितों का बलिदान न करना पड़े।
और यदि आवश्यक हो तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो युद्ध द्वारा उनकी रक्षा कर सके। तथ्य ये है कि हमें अपनी सीमाओं तथा बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए संभवतः राजनीतिक तथा राजनयिक प्रयत्नों का आश्रय लेना चाहिए, और यदि ऐसा संभव न हो तो सैनिक संसाधनों को अपनाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। बांग्लादेश का जन्म पूर्वी पाकिस्तानियों पर उनके अधिक खुशहाल पश्चिम पाकिस्तानी बंधुओं द्वारा किए गए राजनीतिक तथा आर्थिक अन्यायों के परिणाम स्वरूप हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के 72 करोड़ लोगों की, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% थे, अपनी ही देश के प्रशासन में बहुत कम सुनवाई होती थी। देश के निर्यात तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन में पूर्वी पाकिस्तान का योगदान 75% तक था, किंतु आयात में उनका हिस्सा 25% से भी कम था। इस बात के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय पश्चिम पाकिस्तान से 60% कम थी। इसकी 60% संख्या को विकास के लिए निर्धारित खर्चे में से केवल 23% साधन उपलब्ध थे। जनरल अयूब खान ने 1958 में सरकार का तख्ता पलट दिया था और तब से एक के बाद दूसरी सैनिक सरकारों के सत्तारूढ़ होने पर पाकिस्तान के पश्चिम तथा पूर्वी पक्षों में ये असमानता और भी बढ़ गई। सेना में 90 से 95% भर्ती पश्चिम पाकिस्तानियों की थी। मतलब ये है कि पश्चिम पाकिस्तानी पूरी तरह पूर्वी पाकिस्तानियों पर हावी थे। 17 दिसंबर 1970 को पाकिस्तानी राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनाव किए गए और इनमें पूर्वी पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की अनुक्रमिक सरकारों द्वारा उनसे किए गए अन्यायों के प्रति रोष प्रकट करने का अवसर मिला। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ऐसे माध्यम के रूप में उभर कर आई, जिसके द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली अपनी मांगों को प्रबल समर्थन कर सकते थे। दिसंबर 1970 के चुनावों में पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली के लिए 313 स्थानों के लिए मुकाबले हुए। आवामी लीग को 167 स्थान मिले तथा अन्य 8 पार्टियों ने मिलकर 146 स्थानों को प्राप्त किया। इन 8 पार्टियों में से सबसे अधिक लाभ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ, जिसने अकेले ही 38 स्थान जीते थे। पूर्वी पाकिस्तान की प्रांतीय असेंबली के लिए चुनावों में आवामी लीग ने 313 में से 298 स्थानों पर कब्जा कर लिया। 6 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर प्राप्त की गई आवामी लीग की ये विजय निर्णायत्मक थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग थे पाकिस्तान का विधान वास्तव में संघीय होना चाहिए तथा पूर्वी और पश्चिमी पक्ष में उसके 2 खंड होने चाहिए। पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार को देश की केवल रक्षा तथा विदेशी मामलों की देखभाल करनी चाहिए। एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई के शोषण से बचने के लिए या तो करेंसी अलग होनी चाहिए या 2 अलग रिजर्व बैंक होने चाहिए। करों को लगाने तथा वसूल करने का अधिकार केंद्र को नहीं बल्कि संघीय इकाई को होना चाहिए। दोनों इकाइयों को समान आर्थिक स्तर पर ले जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्वी पक्ष के लिए एक अलग पैरा सैन्य दल होना चाहिए। इन मांगों के अध्ययन से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनका उद्देश्य पश्चिम पक्ष के पूर्वी पक्ष पर प्रभुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकना था। चुनाव के परिणामों से ये साफ जाहिर हो गया था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूर्वी पक्ष के मुकाबले में पश्चिम पक्ष की उच्चता के मामले में किसी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार न थी। इस तरह एक गतिरोध पैदा हो गया और राष्ट्रपति याहा खान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान का, जो बलूचिस्तान के बूचड़ के नाम से कुख्यात था, पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया तथा 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना को सभी जगह विनाश, लूटमार तथा बलात्कार करने की खुली छूट दे दी गई। ये एक राजनीतिक समस्या को सैनिक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न था। बूढ़ों और दुर्बलों, स्त्रियों और बच्चों समेत पूर्वी पाकिस्तानियों पर अत्यंत
नृशंस अत्याचार किए गए। अतः उन्हें अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए लाखों की संख्या में पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेनाओं, पैरा सैन्य दलों, पुलिस तथा होमगार्ड्स में काम करने वाले प्राय सभी बंगालियों ने अपने आप को सेना से अलग कर लिया। मार्च 1971 में पूर्वी बंगाली रेजिमेंट में 70,000 सैनिक थे। वे नियमित सैनिक कर्मचारी थे। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स में बंगाली तथा पश्चिमी पाकिस्तानी मिलाकर 15,000 लोग थे। इसके अतिरिक्त होमगार्ड तथा रजाकार थे। रजाकार दो किस्म के थे, मुजाहिद तथा अंसारी। मुजाहिद सशस्त्रों से लैस थे, किंतु इस दल में केवल गैर बंगालियों को ही भर्ती किया जा सकता था। अंसारी के पास लाठियां तथा भाले होते थे और उनके दल में बंगालियों तथा गैर बंगालियों दोनों को प्रवेश मिल सकता था। 25 मार्च 1971 के बाद जब शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत आने लगे तो सेनाओं तथा पैरा सैन्य दलों के बंगाली सिपाहियों ने भी भारत में शरण ली। शरणार्थियों के खाने, पहनने तथा रहने की व्यवस्था तो आवश्यक थी ही। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बात को भी भांप लिया था कि आवश्यकता होने पर ये प्रशिक्षित सैनिक तथा पैरा सैन्य दलों के सदस्य अपने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को निर्देश दिए कि वे इन लोगों को भी रहने के लिए स्थान दें तथा अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि जब वे अपने देश को लौटें तो भारत में निवास की सुखद स्मृतियां साथ ले जाएं। जैसे जैसे समय गुजरता गया, शरणार्थियों की संख्या में प्रतिदिन हजारों की वृद्धि होती गई। क्या हमारे लिए ये सब सह पाना असंभव था? भारत की जनसंख्या पहले ही बहुत ज़्यादा थी। शरणार्थियों के आगमन से हमारी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, जबकि ये स्थिति राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से पाकिस्तान को बहुत रास आई। उन्होंने न केवल जनसंख्या के बहुत बड़े विरोधी गुट से छुटकारा मिला, अपितु वे उन्हें खिलाने, पहनाने तथा रोजगार जुटाने के उत्तरदायित्व से भी बच गए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका, इंग्लैंड, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस तथा अन्य देशों का दौरा किया और उनसे निवेदन किया कि वे पाकिस्तान को मुजीबुर रहमान के साथ समझौता करने के लिए राजी करें, किंतु इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सोचने की बात ये भी थी कि जब भारत और पाकिस्तान अपनी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर जूझ रहे हों तो चीन कहीं उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण न कर दे। किंतु चीन ने पाकिस्तान की कार्रवाई का समर्थन तो किया, पर उसने उस समय सहायता नहीं दी। वर्तमान काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध का आश्रय तभी लिया जाता है जब शांति बनाए रखने के लिए सभी उपाय निष्फल हो जाएं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु अस्त्रों को इतना विकसित कर लिया गया है कि उनका प्रयोग विश्वव्यापी सर्वनाश का कारण बन सकता है। एक स्थानीय युद्ध में भी महान शक्तियों को लजने की संभावना रहती है, जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अतः युद्ध संबंधी निर्णय करने के पहले अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। इन सभी गतिविधियों के दौरान सैनिक अलग रहता है, किंतु लड़ाई की तैयारी में ढील नहीं आने देता। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो राष्ट्र का उत्तरदायित्व उसके ही कंधों पर आन पड़ता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इससे आगे की घटना का जिक्र हम छठे एपिसोड में करेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।